अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी काली परछाइयाँ। तहरीर रिजवान अली सोमरो। मैं प्रोफेसर के पीछे चल पड़ा। मैंने रूम का दरवाज़ा खोला तो एक कुर्सी पर प्रोफेसर को साकित पाया था। हुआ क्या है प्रोफेसर? मेरे लहजे में तशवीश थी। वो हॉल में मौजूद था। कौन? वही जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। अरे, मैं उछल पड़ा। क्या वाकई? हाँ, प्रोफेसर ने तवील सांस लेते हुए जवाब दिया। उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी, वो खाने में मसरूफ़ था। क्या आपको यकीन है ये वही आदमी था? 100%। इसका मतलब यह है कि यह आदमी आपका पीछा करता हुआ आया है। यह महज इत्तेफाक भी हो सकता है क्योंकि यह होटल काफ़ी मशहूर भी है। हो सकता है, मगर मुझे यकीन है कि वो हमारा पीछा करता हुआ आया है। मौका जानकर मैंने उसके 2 आदमी मार दिए, मगर हर बार तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, प्रोफेसर ने जवाब दिया। खैर, खाना यहीं मंगवा लो तो फिर देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है। खाना थोड़ी ही देर में आ गया। खाने के बाद प्रोफेसर ने मेरी तरफ देखा और अपने गले में हाथ डाला। जब उसका हाथ बाहर निकला तो उसके हाथ में एक निहायत ही खूबसूरत सुनहरी रंग का लॉकेट था। लॉकेट का कतर सोने के 2 बड़े सिक्कों जैसा था। इस लॉकेट पर बिल्कुल वैसा ही निशान था, आंख और पैरामिड का निशान, जो कि अमेरिकन डॉलर पर बना होता है। लॉकेट को देखकर मैं मुतासिर हुए बगैर न रह सका। ये सारे फसाद की बुनियादी वजह है। तुम इसको अपने पास रखो, मेरी अमानत समझकर। मैं मुनासिब मौका देखकर यहाँ से निकल जाऊंगा। मगर मैं आप तक पहुंचूंगा कैसे? मैंने प्रोफेसर से पूछा। ओह हाँ, तुम होटल के क्लर्क से मेरा पता पूछ सकते हो। अगर वो मना करे तो कहना मैंने कहा है। हम दोनों थोड़ी देर तक बातें करते रहे। इसके बाद हम दोबारा सोने के लिए लेट गए। काफ़ी देर बाद जब मैं सोकर उठा तो ये देखकर हैरान रह गया कि बिस्तर खाली था, लेकिन प्रोफेसर अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। काफ़ी देर तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। सोया हुआ जहन बेदार हुआ तो फौरन ही बिस्तर से छलांग लगाकर उठ खड़ा हुआ। फौरन ही बाथरूम की तरफ लपका। बाथरूम से निकला तो मगरिब से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। गोया पूरा दिन सोते में ही गुजर गया। दिमाग प्रोफेसर की तरफ लपका तो प्रोफेसर की बात ठीक ही साबित हुई। वो वाकई वहाँ अपने घर से चला गया था। अब बस मुझे उस तक पहुंचकर अपने मर्ज का इलाज करवाना था। मैं नहीं जानता था कि मेरा इलाज हो पाएगा या नहीं, लेकिन कोशिश करना तो मेरा फ़र्ज था। रात हो चुकी थी, भूख का एहसास भी सता रहा था। चुनाचे मैं खाना खाने की नीयत से होटल के डाइनिंग रूम में चला आया। नीचे आकर मैंने सरसरी तौर पर चारों तरफ देखा। फिर दूसरे ही पल मेरे जिस्म में दौड़ते हुए खून की रवानी तेज हो गई। मेरे सामने वही शख्स था जो कि प्रोफेसर का ताक़ुब करता हुआ यहाँ तक आया था। ये वही था। कुछ सोचकर मैंने एक ऐसी मेज़ मुंतखब की जहाँ से उस पर बासानी नज़र रख सकता था। उससे पहले ये ख्याल मेरे जहन में उभरा था कि इस शख्स को प्रोफेसर के फरार होने का इल्म है भी कि नहीं। इस तरह के बहुत से सवालात थे जो कि मेरे जहन में पैदा हुए। मैंने खाने का ऑर्डर दिया और उस आदमी की तरफ मुतवज्जा हो गया। यूं लग रहा था कि इस आदमी को किसी की आमद का इंतजार हो। इतने में वेटर खाना लेकर आया। एन उसी वक्त एक दूसरा आदमी उस ताकुब करने वाले की मेज़ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वो यकीनन शनासा था। तुमने बड़ी देर लगा दी, मेज़ पर पहले से बैठे हुए आदमी ने कहा। हाँ यार, ज़रा एक मसले में उलझ गया था, दूसरे आदमी ने जवाब दिया। पहले वाले ने सर हिलाया। तुम सुनाओ, क्या रहा हाशिम? दूसरे ने पहले वाले को मुखातिब करते हुए कहा। जाल बिछा दिया है, शिकार अज खुद फंस जाएगा, हाशिम ने जवाब दिया। तुम इतनी मामूली सी बात को इतना तूल क्यों दे रहे हो? दूसरा आदमी बोला। बात तूल की नहीं है, बस मैं ज़रा सुकून से काम करने का आदी हूँ सनी। हाशिम ने दूसरे को नाम से मुखातिब किया। मैं समझा नहीं, सनी ने कहा। तुम अभी बच्चे हो। हाशिम उस वक्त चाल चलता है जब ताश के 52 पत्ते उसके हाथ में हो। मैं ये भी जानता हूँ कि वो यहाँ से जा चुका है। तो वो यहाँ आया क्यों था? सनी ने पूछा। पता नहीं, हाशिम लापरवाही से बोला। मुझे भी इन फालतू बातों से कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे वो नक्शा दरकार है बस। नक्शे की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। इतना तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये लोग प्रोफेसर की बाबत गुफ्तगू कर रहे हैं। इस बात का साफ मतलब था कि यह आदमी उस बात से ज़रूर वाकिफ़ हो चुका था कि प्रोफेसर उसको बता कर गया है। मेरा अब प्रोफेसर से मिलना बहुत ज़रूरी था ताकि उनको सारी बातें बता सकूं। खाना खाकर मैं थोड़ी देर तक उसी जगह बैठा रहा। इस दौरान वो दोनों आदमी उठकर जा चुके थे। दूसरी सुबह पहली फुर्सत में मैंने प्रोफेसर से मिलना था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैं हैरत से उछल पड़ा। मेरी आंखें हैरत और खौफ की ज़्यादती से फटने के करीब थीं। हाशिम बड़े ही सुकून से कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में सिगरेट थी जिसके टोटे बेशकीमत कारपेट पर गिरे हुए थे। उसकी निगाहें मुझ पर थी जिनमें सर्दमोहरी नुमाया थी। मैंने खुद को संभाला और कदरे सख्त लहजे में बोला। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम हाशिम है। मुझे वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जो मेरी किसी बात से इनकार कर दें, हाशिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि नन्हे बच्चे, मेरे 2 आदमी तुम्हारी ही वजह से मौत की गोद में जा सोए। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया तो गोया वो सब जानता था। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गांव से निकलने के बाद इस तरह की सिचुएशन मेरे सामने पहली बार थी। मैं तो नहीं जानता था कि दुनिया में यह सब भी होता है। तुम क्या चाहते हो?
मैंने भराई हुई आवाज़ में होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, गुड। अब सीधी शराफत से अच्छे बच्चों की तरह वो चीज़ मेरे हवाले कर दो जो प्रोफेसर ने तुमको जाते वक्त दी थी। हाशिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं मेरे पास, अब निकलो यहाँ से, मैंने सख्ती से कहा। मेरी बात सुनकर हाशिम हंस पड़ा और बोला, मैं हमेशा से चाहता हूँ कि घी निकालने के लिए मुझे उंगली टेढ़ी ना करनी पड़े, मगर तुम लोग मुझे मजबूर कर देते हो। इतना कहकर उसने जेब से रिवॉल्वर निकालकर गोद में रख लिया। जानते हो, इसका शोला तुम्हें दूसरी दुनिया की सैर करवा सकता है, वो भी फ्री। हाशिम ने पिस्तौल की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे तो इस बात पर हैरत थी कि उसको कैसे पता चला कि प्रोफेसर ने मुझे कोई चीज़ दी है। हो सकता है कि ये मुझसे ब्लफ से काम लेकर लॉकेट निकलवाना चाहता हो। मैं अभी सोच ही रहा था कि हाशिम की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। तुम मुझे कोई आम आदमी ख्याल मत करो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि प्रोफेसर कोई चीज़ तुम्हारे हवाले करके यहाँ से निकला है। वैसे भी मुझे बिला वजह का खून खराबा पसंद नहीं है। तुम सिर्फ अपना ख्याल जाहिर कर रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं है। लगता है उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। इतना कहकर हाशिम उठा और उसने पिस्तौल की नार मेरे सर से लगा दी। अब सिर्फ मैं 3 तक गिनूंगा, क्योंकि इससे आगे की गिनती मुझे नहीं आती। इसके बाद गोली चल जाएगी। 1, 2, रुको, मैं वो लॉकेट तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूं, मैंने लरसते हुए लहजे में जवाब दिया। आ गए ना लाइन पर? पिस्तौल की जात ही ऐसी है, हाशिम हंसकर बोला। मैंने उसको लॉकेट निकाल कर दिया। वो लॉकेट पर इस तरह लपका जैसे कुत्ता हड्डी पर लपकता है। लॉकेट लेकर उसने बाहर निकलने में ज्यादा देर न लगाई। उसके जाने के कुछ ही लम्हों के बाद मैं भी प्रोफेसर का पता जानने के लिए होटल के काउंटर की तरफ जाने लगा। अभी मैं लॉबी में पहुंचा ही था कि मुझे एक फायर की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ शायद रिक्रिएशन हॉल की जानिब से आती महसूस हुई थी। फायर की आवाज़ सुनते ही मेरे साथ और लोग भी रिक्रिएशन हॉल की जानिब भागे। जरा ही देर में सारा मंजर वाजे हो गया। सीढ़ियों के पास हाशिम की लाश मौजूद थी। लाश के सर के आसपास बहुत सा खून मौजूद था। शायद गोली उसके सर पर मारी गई थी। जरा ही देर बाद पुलिस को कॉल कर दी गई। अचानक मुझे खौफ सा महसूस हुआ कि कहीं पुलिस मुझे ना पकड़ ले, क्योंकि बहुत से लोगों ने उसको मेरे कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। प्रोफेसर जा चुका था। पुलिस का शक सिर्फ मुझ पर ही आता। चुनाचे मैं घबराकर होटल से बाहर निकल आया। जब तक पुलिस पहुंचती मैं होटल का फाटक क्रॉस करके रोड पर आ चुका था। पहली फुर्सत में मुझे यहां से बाहर निकलना था। देर सवेर पुलिस को मुझ तक पहुंचना ही था। रात के 9 बजे से ऊपर का वक्त था। फिजा में हल्की सी खुनकी मौजूद थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, एक सुर्ख रंग की पुराने मॉडल की कार अपने नज़दीक आते देखी। वो कार मेरे नज़दीक आकर रुक गई। कार में मुझे प्रोफेसर बैठा हुआ नजर आया। सर पर फ्लैट हेड की वजह से वो पहचान में नहीं आ रहा था। बैठो कार में, प्रोफेसर ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, और मैं लपक कर कार के अंदर बैठ गया। प्रोफेसर, वही आदमी मुझसे लॉकेट लेकर गया और मर गया, और तुम इस खौफ से भाग निकले कि पकड़े ना जाओ। प्रोफेसर ने पुरसकून लहजे में मेरी तरफ देखते हुए जवाब दिया। मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो नेक काम मैंने ही किया था, वरना वो लॉकेट ले जाता। प्रोफेसर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। आपने उसको मारा? मैं हैरत की ज्यादती से चीख पड़ा। जी बरखुरदार, अगर मैं उसको ना मारता तो मेरी सारी मेहनत अकारत हो जाती, और तुम वहां से भाग रहे थे और तुम जानते नहीं थे कि मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। क्या मतलब? मैं चौंक गया। मतलब ये बरखुरदार, तुम्हारा इलाज करना मेरा एक नया तजुर्बा होगा। मैं समझा नहीं, मैंने हैरत से कहा। समझ जाओगे, अभी चले? प्रोफेसर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। मेरे सामने एक ऐसा इंसान मौजूद था जिसने 3 खून किए थे, जिसको कोई परवाह नहीं थी। मैं प्रोफेसर के साथ उसकी कार में था। ना जाने उसको मेरी क्यों ज़रूरत थी। सिर्फ एक तजुर्बा के लिए। बात समझ में आने वाली ना थी। एक दरमियाने दर्जे का होटल था। प्रोफेसर ने एक पुरसकून सी जगह, एक मेज़ मुंतखब की और विराजमान हो गया, और मुझे भी बैठने का इशारा किया। मेरे ख्याल से तुमको कॉफ़ी की ज़रूरत होगी, प्रोफेसर ने मेरी तरफ देखकर कहा। वाकई कॉफ़ी की ज़रूरत तो मैं बहुत महसूस कर रहा था। गर्मा गर्म कॉफ़ी ने मेरे खौफजदा और मुंतशिर दिलो दिमाग को बेहद कुव्वत दी। यह सब क्या है प्रोफेसर? आपने कहा था कि आप मुझे उस शैतानी कुव्वत से निजात दिलवाएंगे। ज़रूर कहा था, और मैं अब भी इस बात पर कायम हूं कि तुम्हारी मदद करूंगा। फिर ये 3 खून क्यों? और वो आदमी मुझसे कौन सा नक्शा मांग रहा था? तारीक वादी का नाम सुना है कभी? नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे इस मर्ज का इलाज सिर्फ तारीक वादी में मौजूद है। बड़े से बड़ा आसिब, शैतानी कुव्वत उस वादी में नाबूद हो जाती है। प्रोफेसर मुस्कुरा कर बोला। मतलब? मैंने हैरत से कहा। तारीक वादी दरअसल अजायबात का खजाना है। वहाँ बड़ी बड़ी पुरस्रार कुव्वतें मौजूद हैं। वहाँ एक झील है जो अब बेहयात की झील है, जिसमें इंसान नहा ले और उस पानी को पी ले तो मौत उसे हमेशा के लिए दूर हो जाती है। उस झील के आसपास दुनिया के नायाब तरीन हीरे और जवाहरात का खजाना भी मौजूद है, और ये नक्शा उसी जगह का है, इसी लॉकेट में जो तुमने उसको दे दिया। अगर मैं उसको ठिकाने ना लगाता तो हमसे पहले कोई उन हीरों और खजानों को हासिल कर लेता। मतलब मुझे अपने ऊपर से उस आसेब को दूर करने के लिए तुम्हारे साथ तारीक वादी जाना होगा? बिल्कुल, तुम ठीक समझे, प्रोफेसर मुस्कुराया।
मगर आपने मुझे यह सब क्यों बताया? इस नक्शे को दूसरों से महफूज रखने के लिए आपने 3 इंसानों की जान ले ली और मुझे इस राज में शरीक कर लिया। मेरी बात सुनते ही प्रोफेसर यकदम गड़बड़ा सा गया। एक रंग सा था जो उसके चेहरे पर आकर गुजर गया, जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। बात यह है बरखुरदार कि तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए। और प्रोफेसर एहसान फरामोश नहीं, प्रोफेसर ने बात बनाते हुए कहा। साफ लग रहा था कि प्रोफेसर झूठ बोल रहा है, मगर क्यों? मुझ तक उस नक्शे का राज पहुंचाने का मकसद सिर्फ एहसान का कर्ज अदा करना ही नहीं, कुछ और भी था। मगर क्या, ये मुझे मालूम नहीं था। मैं बस टिकटिकी बांधे प्रोफेसर की तरफ देख रहा था। ना जाने कितने लम्हे गुजर गए। प्रोफेसर की बात अभी तक मेरे दिलो दिमाग ने कबूल नहीं की थी। जरूर कोई और बात थी। क्या सोच रहे हो? प्रोफेसर ने कहा। सोच रहा हूं प्रोफेसर, 14वीं की रात आएगी और मेरे हाथों फिर किसी की मौत होगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम जब तक तारीखवादी नहीं पहुंच जाते, या सेब तुमको परेशान नहीं करेगा। इसका मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। मैंने बेयकीनी अंदाज से प्रोफेसर की तरफ देखा और कहा, प्रोफेसर, दुनिया तेजी से तरक्की करती जा रही है। रोज नित नई इजादात दुनिया देख रही है और आप इन खुराफात पर यकीन करते हैं। मुझे किसी आमिल या बुजुर्ग से मिलना होगा ताकि उसकी तावीज़ की बरकत से आसेब मुझसे दूर हो जाए। तुमने दुनिया नहीं देखी अभी बरखुरदार, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। बरमूदा ट्रायंगल की पुरस्कारियत आज भी कायम है। एहराम मिस्र की तामीरात का राज आज तक दरियाफ्त नहीं हो सका। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब बातें मैंने पहली बार सुनी थी। इतना पढ़ा लिखा तो था नहीं। अगर अब्बा की बात मान ली होती, उमैर पर हमला नहीं किया होता, तो आज मैं भी यह सब कुछ जान चुका होता। खैर, अब जो हो चुका सो हो चुका। वो लॉकेट तो उस आदमी ने छीन लिया था। मेरी बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर मायने खेज मुस्कुराहट दौड़ गई। लम्हाती तवक्कुफ के बाद प्रोफेसर बोला, मैं कभी कच्चा काम नहीं करता। उसके पास जो लॉकेट था वो नकली था, असल तो मेरे पास है। क्योंकि अगर मैं उसको ना मारता तो वो दोबारा मेरे पीछे आता, और दुश्मन को कभी दूसरा मौका देना बेवकूफ़ी है। प्रोफेसर ने सफाकी से जवाब दिया। प्रोफेसर की बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया। वही सवाल मेरे जहन में दोबारा खड़ा हुआ कि प्रोफेसर का मुझसे जो भी मकसद है वो अगर पूरा हो गया तो क्या प्रोफेसर मुझे भी मार देगा? मुझे सोचों में गुम देखकर प्रोफेसर बोला, चलो अब घर चलते हैं। मैंने सर हिलाया और हैरानगी इस बात की थी कि प्रोफेसर का अपना घर होने के बावजूद प्रोफेसर मुझे उस होटल तक क्यों ले गया? क्या उस आदमी को धोखा देने के लिए? प्रोफेसर का घर वाकई किसी अजायब घर से कम ना था। उसका एक मखसूस कमरा किसी भी म्यूजियम की याद दिलाता था। अगर म्यूजियम वालों को यह पता लग जाता कि प्रोफेसर के पास कदीम तारीखी और कीमती अशिया मौजूद हैं, तो कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाते। प्रोफेसर, ये तो बहुत ही बेशकीमत है। इन तमाम अशिया का ताल्लुक उन मुर्दा तहजीबों से है जो आज के ज़माने में नापीद हैं। कदीम मिस्री तहजीब, कदीम यूनानी तहजीब, कदीम हिंदू तहजीब और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि मिलना नामुमकिन है, इसीलिए तो कीमती हैं। प्रोफेसर ने लापरवाही से कहा। इन सारी चीज़ों के मुंह मांगे दाम मिल सकते हैं, अनमोल चीज़ों का कोई मोल नहीं होता। प्रोफेसर मुस्कुराया। मैंने कोई जवाब ना दिया। कुछ लम्हात के बाद प्रोफेसर मुझसे मुखातिब होकर बोला, बरखुरदार आओ, मैं तुमको एक चीज़ दूंगा जिसका ताल्लुक तुम्हारे उस आसेब से भी है। अच्छा, क्या है वो? प्रोफेसर ने उन्हीं चीज़ों में ना जाने कहाँ से एक सुनहरी मुनक्कश डब्बा निकाला। डब्बा इस कदर खूबसूरत था कि एक पल के लिए मैं उसको देखता ही रह गया। उस डब्बे पर ना जाने कौन सी जुबान में कुछ लिखा था। डब्बे को देखते ही एक अनजानी सी कशिश महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि वह डिब्बा अपने अंदर पुरस्कारियत लिए हुए है। यह डिब्बा आज से 10 बरस पहले मुझे एक हिंदू साधु ने दिया था। प्रोफेसर ने पुरशौक लहजे में जवाब दिया। अच्छा, मैंने हैरत से कहा और गौर से इस डब्बे को देखने लगा। पहली बार मुझे मालूम हुआ कि डब्बे पर अजीबोगरीब अशकाल और तस्वीर बनी हुई हैं। वो अशकाल निहायत खौफनाक और शैतानी थी, जैसे कि कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ। प्रोफेसर ने आगे बढ़कर उस डिब्बे को खोल दिया। इस डिब्बे को खोलने से रोशनी का एक झमाका हुआ जिससे मेरी आंखें खीरा हो गईं। कुछ ही लम्हात बाद जब वो रोशनी मालूम हुई तो मैंने देखा कि उसमें निहायत ही खूबसूरत सोने की अंगूठी मौजूद है। जब दोबारा 14वीं रात अपने अरूज पर होगी तो मैं इस अंगूठी की मदद से उस हासिब को इसमें कैद कर दूंगा, तुम देखोगे। प्रोफेसर का लहजा बोलते हुए ड्रामाई हो गया। मैंने प्रोफेसर को गैर यकीनी अंदाज में देखा और फिर खामोशी इख्तियार कर ली। ना जाने कितने ही पल थे जो ऐसे गुजर गए। प्रोफेसर निहायत अकीदत और मोहब्बत से उस अंगूठी की सिमत देख रहा था। फिर मैं प्रोफेसर से मुखातिब होकर बोला, प्रोफेसर, हम वादी का सफ़र कब शुरू करेंगे? मेरी बात सुनकर प्रोफेसर चौंका, फिर उसके चेहरे पर चमक आ गई। आने वाली 14वीं रात को, जब वो आसेब इस अंगूठी में कैद होगा। प्रोफेसर की बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। मेरी इस आसेब का प्रोफेसर के सफ़र से बड़ा गहरा ताल्लुक था, तभी उसने इस राज में मुझको शरीक किया था। शायद वह इस आसेब को अपने काबू में करना चाहता हो। प्रोफेसर थोड़ी देर तक इस डिब्बा और अंगूठी को अकीदत और मोहब्बत से देखता रहा, फिर मुझसे बोला, चलो मियाँ, अब सो जाते हैं, तुमको तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। मैं प्रोफेसर को हैरत से देखता रहा। प्रोफेसर की शख्सियत मेरे लिए किसी राज से कम नहीं थी। जो वो दिख रहा था वो था नहीं। बहरहाल मुझे क्या था,
मुझे तो इस आसेब को खुद से दूर करना था। चलते चलते प्रोफेसर ने मुझसे कहा, मैं हर कीमत पर उस वादी में दाखिल होना चाहता हूँ, क्योंकि वो कीमती हीरे मेरी राह तक रहे हैं। मौसम निहायत खुशगवार और सुहाना था। गुज़िश्ता 2 दिन से पड़ने वाली गर्मी की निस्बत आज मौसम ज़्यादा बेहतर था। दूसरी सुबह प्रोफेसर ने मुझे तैयार होने का कहा था। फिर हम दोनों बजरिया कार निकल पड़े थे। हम कहाँ जा रहे हैं प्रोफेसर? एक दोस्त के फार्म हाउस पर। प्रोफेसर ने विंड स्क्रीन पर से नजरें हटाए बगैर कहा। मैंने कोई जवाब न दिया। कार बड़ी ही बर्क रफ्तारी से मंजिल की जानिब रवां दवा थी। जल्दी हम लोग शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर पहुंच चुके थे। बस हम कुछ ही देर में प्रोफेसर जायसवाल के घर फार्म हाउस पहुंच जाएंगे। प्रोफेसर जायसवाल, ये कौन साहब हैं एक आर्कियोलॉजिस्ट जिसको मेरी तरह जायबाद से मोहब्बत है, प्रोफेसर ने मुस्कुरा कर कहा। प्रोफेसर, एक बात पूछूं आपसे? मैंने प्रोफेसर की तरफ देखते हुए कहा। ज़रूर बरखुरदार। आपको ये नक्शा कैसे मिला? मेरी ये बात सुनकर प्रोफेसर ने तवील सांस ली और चंद लम्हात तक मेरी तरफ देखते रहने के बाद बोला, बात यह है कि इत्तफाकन बस वो नक्शा मेरे हाथ लग गया था। हुआ यूं कि आज से 20 साल पहले मैं, प्रोफेसर जायसवाल और प्रोफेसर दाख एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मिस्र में मुकीम थे। कॉन्फ्रेंस का मौजू कदीम मिस्र की तहजीब था। कॉन्फ्रेंस में लंदन की एक आर्कियोलॉजी टीम भी मौजूद थी, जो कॉन्फ्रेंस मेरी और प्रोफेसर जायसवाल की इल्मी मालूमात से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और उन्होंने हमें अपनी खुदाई की टीम में शामिल होने की दावत की, जिसको हमने बखुशी कबूल कर लिया। उन दिनों अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान पर हुकूमत थी। उनका काम था कि हिंदुस्तान को लूटें, कदीम अहराम खोदें ताकि कोई ख़जाना हाथ आ सके। उनकी टीम गुज़िश्ता 20 दिन से एक अहराम की खुदाई में मसरूफ़ थी, मगर उनको कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही थी। जब हम तीनों शामिल हुए, रास्ता बनता चला गया और वो लोग अहराम के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। वहाँ मुझे फ़िरौन के ताबूत के पास एक सोने का डिब्बा मिला, जिसको मैंने उन लोगों की नज़र से बचाकर अपने पास रख लिया। प्रोफेसर दाख और जायसवाल ने यह सब देख लिया। फिर उनको इस राज में शामिल करना पड़ा। प्रोफेसर ने एक तवील बात मुकम्मल करते हुए कहा। डिब्बे का नाम सुनकर मैं चौंका था। कहीं ये वही सोने का डिब्बा तो नहीं जो प्रोफेसर ने मुझे दिखाया था? मैंने अपनी इस हैरत का इजहार प्रोफेसर के सामने नहीं किया। कार अब एक कच्चे रास्ते से गुजर रही थी। ये रास्ता जायसवाल के फार्म हाउस तक जाता है, प्रोफेसर ने मेरी तरफ देखकर कहा। मैंने इस बात में सर हिलाया। कच्चा रास्ता और दूर दूर तक फैले हुए खेतों के सिलसिलों को देखकर मुझे बेख्तियार गांव याद आ गया। गांव याद आते ही करमू की याद भी आई, जिसने मेरे लिए अदालत में जुर्माना भरने के लिए चौधरी के घर में चोरी की थी। मैंने सोच लिया था कि अगर कभी कुछ बना तो करमू के एहसान की कीमत जरूर चुकाऊंगा। जानते हो, इस नक्शा को पढ़ने में 10 साल लग गई, प्रोफेसर ने कहा। अच्छा, मैंने हैरत से कहा। जब यह नक्शा समझ आया तो प्रोफेसर दाख ने गद्दारी कर दी और नक्शे का राज इंटरनेशनल स्मगलर्स को बता दिया। वो हमारी होशियारी थी कि मैंने, जायसवाल ने, वो नक्शा महफूज रखा। फिर उन्होंने मुझे अगवा कर लिया और इसके बाद जो हुआ तुम जानते हो। इसका तो ये मतलब हुआ वो बदमाश जिनको आपने मारा, उनके और साथी भी हमारे पीछे आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और प्रोफेसर दाख का क्या हुआ? 2 साल पहले प्रोफेसर दाख कैंसर का शिकार होकर कब्र में जा सोया। जल्दी हम फार्म हाउस तक जा पहुंचे। प्रोफेसर जायसवाल मुझे खेतों में ही नजर आ गया। हम दोनों को देखकर प्रोफेसर ने हाथ हिलाया। कार हमने कोने में खड़ी की और प्रोफेसर के आने के मुंतजिर रहे। प्रोफेसर इस्फहानी, कैसे हो? प्रोफेसर जायसवाल ने प्रोफेसर को देखकर खुशी से कुलकारी मारते हुए कहा। ठीक हूँ प्रोफेसर, ये कि आपने खेत संभाले हो? तुम एक आर्कियोलॉजिस्ट हो यार, प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आर्कियोलॉजिस्ट भी हूँ और किसान भी, दोनों ही कामों का ताल्लुक ज़मीन से है, प्रोफेसर जायसवाल ने कहका लगाते हुए कहा। प्रोफेसर जायसवाल को मैंने गौर से देखा तो ये देखकर हैरान रह गया। प्रोफेसर कद्दो कामत में प्रोफेसर इस्फहानी का बिल्कुल ही उलट था। प्रोफेसर का कद मुनहनी था, जबकि प्रोफेसर जायसवाल का कद 6 फुट से कम ना था। फिर मैंने महसूस किया कि प्रोफेसर इस्फहान को बर्तरी हासिल है। प्रोफेसर जायसवाल हमको अपने फार्म हाउस के रिहायशी हिस्से की तरफ ले गया। चलते चलते प्रोफेसर ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए प्रोफेसर से मेरी बाबत सवाल किया। ये कौन है प्रोफेसर? प्रोफेसर जायसवाल के लहजे में इश्तियाक था। ये वही नौजवान है प्रोफेसर, जिसका तज़किरा मैंने आपसे किया था। प्रोफेसर की बात सुनकर जायसवाल यकदम चौंक पड़ा और मुझे देखने लगा। उसके अंदाज में ना जाने क्या बात थी कि मेरा दिल धड़कने लगा। तो आखिर हमारी तलाश खत्म हुई, अब मेरी पुरानी ख्वाहिश पूरी होगी, प्रोफेसर जायसवाल ने इश्तियाक से कहा। उसकी बात सुनकर मैं फिर चौंक गया। ना जाने कौन सी बात की तलाश कर रहा था। प्रोफेसर ने जैसे ही जुमला कहा, इस्फहानी चौंक कर प्रोफेसर जायसवाल की तरफ देखने लगा। उसके देखने का अंदाज अच्छा ना था। यूं लग रहा था जैसे कि वो प्रोफेसर को वार्निंग दे रहा हो। दूसरे लम्हे प्रोफेसर जायसवाल संभल कर इधर उधर देखने लगा। अब तो मेरा शक बिल्कुल यकीन में बदल गया था कि प्रोफेसर ने ज़रूर किसी मकसद के तहत मुझे अपने साथ रखा हुआ है, वरना वो कभी का भगा देता। प्रोफेसर इस्फहानी एहसान मानने वालों में से नहीं था। कब चलना है प्रोफेसर? तारीक वादी की तरफ?
प्रोफेसर जायसवाल ने प्रोफेसर इस्फहानी को मुखातिब करते हुए पूछा, इस चांद की 14 तारीख के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और हमारी पहली मंजिल पोनार की दुश्वार गुजार पहाड़ियाँ होंगी। नक्शा कहाँ है? प्रोफेसर जायसवाल ने प्रोफेसर इस्फहान से पूछा। जवाब में प्रोफेसर इस्फहानी मुस्कुराया और गले में हाथ डालकर वैसा ही लॉकेट निकाला जो मैंने उस आदमी को दिया था। प्रोफेसर ने ना जाने क्या किया, एक मुड़ा तोड़ा सा एक बहुत कदीम कागज़ जो देखने में बहुत ही खस्ता मालूम होता था निकालकर मेज़ पर फैला दिया। पहली बार मैंने इस नक्शे को देखा तो चौंक गया। अजीबोगरीब तस्वीर, इशारे और हिंदसे मौजूद थे इस नक्शे में। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जबकि दोनों प्रोफेसर इस पर झुक गए थे। दोनों काफ़ी देर तक इस नक्शे पर झुके रहे। प्रोफेसर इस्फहानी ने ठंडी सांस ली और बोला, रास्ता बहुत पुरखतर और पेचीदा है प्रोफेसर। है तो उस वक्त के फ़िरौन ने यह नक्शा इसलिए अपने ताबूत में रखवाया होगा कि जब वो दोबारा जिंदा हो तो उस आब हयात में नहाकर हमेशा की ज़िंदगी पाले। हो सकता है, मगर यह हमारे सोचने की बात नहीं है, प्रोफेसर इस्फहानी ने संजीदगी से जवाब दिया। प्रोफेसर जायसवाल और प्रोफेसर इस्फहानी की तैयारियां मुकम्मल थीं। बस वो लोग चांद की 14वीं का इंतज़ार कर रहे थे। सफरी बैग में खाने पीने की चीज़ें, असलहा और दूसरी चीज़ें मौजूद थीं। हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे प्रोफेसर? मैंने पूछा। हमारी पहली मंजिल हिंदुस्तान होगी, उसके बाद आगे का रास्ता है। प्रोफेसर मुस्कुराया। आसमान पर पूरा चांद अपनी आबोताब से रोशन था। यह वही रात थी जिस रात में इंसान से हैवान बन जाता था और वो आसे मुझसे अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाता था। प्रोफेसर ने मुझे कैसे कमरे में भेजा जहां सामान नाम की कोई चीज़ ना थी। पूरा कमरा खाली था। मैं कमरे के वस्त में बैठा हुआ था। मेरे जिस्म पर स्याह रंग का कुर्ता मौजूद था। मेरे चारों तरफ दायरे की सूरत में मोमबत्तियां रोशन थीं। मेरे बिल्कुल सामने एक स्टूल मौजूद था और स्टूल पर उसी डिब्बा के ऊपर वही अंगूठी मौजूद थी। इस अंगूठी से हल्की हल्की सी रोशनी निकलती मेरी आंखों में जज्ब होती हुई महसूस हो रही थी। प्रोफेसर जायसवाल तमाशाई की तरह एक कोने में खड़ा था, जबकि प्रोफेसर इस्फहानी ने किताब पकड़ रखी थी और इस किताब से ना जाने कौन सी जुबान में बुलंद आवाज़ में पढ़ रहा था। उसकी आवाज़ बुलंद होती जाती। माहौल ड्रामाई तौर पर पुरस्कार हो गया। अचानक मेरी आंखों के सामने जैसे मंजर ही बदल गया। मैंने देखा कि मेरे ऊपर सुर्ख रंग की छत है जिस पर जाले लटक रही हैं। मैं एक पत्थर के चबूतरे पर आलती पालती मारे बैठा हूँ। प्रोफेसर की आवाज़ मुझे दूर से आती हुई महसूस हो रही है। अचानक प्रोफेसर की आवाज़ मेरे कानों में आना बंद हो गई। इसकी जगह मेरे कान दबी दबी ऐसी आवाज़ें सुन रहे थे जैसे कि बहुत सी औरतें बयान कर रही हूँ। इतना तो मैं अंदाज़ा कर चुका था कि मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ पहले था, मगर मैं कहाँ था ये मुझे मालूम नहीं। मैंने उठना चाहा लेकिन मैं जिस्म को नहीं हिला सका। जैसे मेरा जिस्म पत्थर का हो चुका था। न टांगें हिलती थीं, न हाथ पाँव। मेरी आंखें और दिमाग जिंदा था। अचानक प्रोफेसर की आवाज़ मुझे फिर सुनाई दी। आवाज़ दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। मैं ना जाने कहाँ था। बस प्रोफेसर की आवाज़ थी जो मुझे सुनाई दे रही थी। एक ऊंची छत वाला कमरा था। सामने की सुरख दीवार में स्याह शगाफ बना हुआ था। दाएं बाएं की दीवारों पर इंसानी ढांचों के 3 पिंजर लटकते नजर आ रहे थे। मेरा दिल दहशत से डूबने लगा। शायद प्रोफेसर का अमल नाकाम हो गया था। शायद मैं पहले से भी ज़्यादा किसी बड़ी आफत में फंस जाने वाला था। वो कुव्वत जो मुझ पर मुसल्लत थी वो अपनी ज़रूरत के तहत मुझ पर हावी होती थी। उसने प्रोफेसर को हरा दिया था। मेरा जिस्म जैसे मफलूज हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मर चुका हूँ। मुझे सब कुछ याद था कि मैं कौन हूँ। दफातन मेरे कानों ने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी, जैसे बहुत सी औरतें रो रही हों, जैसे लोग किसी मैयत पर बैठे रो रहे हों। फिर ये आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगीं। फिर अचानक सारा मंजर दोबारा बदल गया। अब मैं उसी कमरे में मौजूद था जिसमें प्रोफेसर ने अपना अमल शुरू किया था। प्रोफेसर मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मेरी नज़रें प्रोफेसर के बिल्कुल पीछे थीं। अचानक प्रोफेसर की अकबी दीवार में शगाफ सा पड़ गया। मेरे देखते देखते शगाफ से धुआं उठना शुरू हो गया। धुआं वाज़ेह होने लगा। इस धुएं से जो पहली शक्ल उभरी उस बूढ़े की थी जिसकी बेटी का मैंने ट्रेन में खून पिया था। उस बूढ़े की आंखें चढ़ी हुई थीं। इन आंखों में नफरत और गुस्सा मौजूद था। दूसरी सूरत कांता की थी जिसकी आंखों में तंज और हकारत मौजूद थी। दफतन इस धुएं ने जिस्म की सूरत इख्तियार करना शुरू कर दी। अब वहाँ एक 60-65 साल बूढ़ा शख्स खड़ा था जो कि पस्ता कद था। उसने पादरी वाला लिबास पहन रखा था। उसके सर के सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। सबसे हैरत अंगेज बात यह कि आम पादरियों की तरह उसके चेहरे पर मतानत की बजाय खबासत टपक रही थी। कैसे हो फादर? प्रोफेसर ने मुस्कुराकर पूछा। मरा हुआ इंसान कैसे हो सकता है? वैसे भी प्रोफेसर, तुम इस लड़के को धोखा दे रहे हो, फादर ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। ये वही आसेब था जो कि मुझ पर सवार था। उसकी बात सुनकर मैं चौंक पड़ा कि प्रोफेसर मुझे धोखा देना चाहता था। मगर क्यों? प्रोफेसर पर शक तो मुझे पहले से ही था कि इस सफ़र पर मुझे ले जाने का कोई खास ही मकसद था, वरना प्रोफेसर को क्या पड़ी थी कि मुझसे उस आसेब को दूर करता। अब फादर जैकब के आसेब ने मेरे शक की तस्दीक कर दी। बहरहाल अब तो मुझे अपने आप को हालात के धारे पर छोड़ देना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा।
तुम कौन हो और लड़के से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? प्रोफेसर इस्फहानी ने उसका इल्ज़ाम नज़रअंदाज करते हुए पूछा। मेरा नाम जेकब है, फादर जेकब। मैंने अपनी अयाशियों से चर्च को बदनाम किया, इसलिए मुझे अंग्रेज सरकार में मौत की सज़ा दी गई। सज़ा तो मिल गई, मगर रूह भटकने लगी। मेरे रूह को ऐसे जिस्म की तलाश थी जो तमन्ना और तंदुरुस्त हो, मगर कोई उस कब्रिस्तान में आता ही नहीं था। इसलिए मैंने जॉन फ्रैंक से सौदा किया और इसके जिस्म को अपना घर बनाया कि औरत की जवानी हमेशा मेरी कमज़ोरी रही है। यह पुराने कब्रिस्तान में अपनी गर्ज के तहत दाखिल हुआ। इसके अंदर लालच, मतलब गर्ज, हर चीज़ मौजूद थी, इसलिए मैं इसके जिस्म में दाखिल हो सका। बहुत खूब, खुद गर्ज हर कोई होता है, मैं भी हूँ। अब अच्छे बच्चों की तरह इस अंगूठी में दाखिल हो जाओ, प्रोफेसर ने मुस्कुरा कर कहा। हरगिज़ नहीं, फादर जेकब की रूह ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। लगता है तुम यूं नहीं मानोगे, प्रोफेसर ने गुस्से से कहा। तुम कुछ नहीं कर सकते प्रोफेसर, यह तो वक्त बताएगा। इतना कहकर प्रोफेसर ने उस किताब में लिखे नाबल्द अल्फाज को तेज तेज दोहराना शुरू कर दिया। जैसे जैसे अल्फाज बुलंद होते गए, फादर जेकब की रूह के चेहरे पर खौफ और घबराहट नजर आने लगी। दूसरे ही पल फादर जेकब ने स्याह रंग के धुएं की सूरत इख्तियार कर ली। अब वह धुआं आहिस्ता आहिस्ता अंगूठी में दाखिल होने लगा। जैसे ही वो स्याह धुआं अंगूठी में दाखिल हुआ, उसी पल प्रोफेसर ने वो अंगूठी उठा ली और फौरन ही अंगूठी को आगे बढ़कर मेरी उंगली में डाल दिया। बरखुरदार या सेब तुमको कभी तंग नहीं करेगा, मगर तुमने अंगूठी उतारी तो यह आज़ाद हो जाएगा। मैंने इस बात में सर हिलाया, उठ खड़ा हुआ और दायरे से बाहर आ गया। अब हम कल सुबह निकलेंगे। हमारी पहली मंजिल हिंदुस्तान के वो पहाड़ हैं। हाँ प्रोफेसर, तारीख वादी हमसे ज़्यादा दूर नहीं, प्रोफेसर जायसवाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। दोनों प्रोफेसर्स अपनी तैयारियों में लग गए और मैं अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर मैं बिस्तर पर लेट गया। अचानक मेरी नज़र अपनी अंगूठी पर पड़ी, जिसका सुनहरी नग स्याह हो चुका था। अंगूठी के नग के अंदर स्याह रंग का धुआं यूं मचल रहा था जैसे कि बाहर आने के लिए बेताब हो। दूसरे दिन हम तैयार हो चुके थे उस सफ़र के लिए जो तारीख वादी की तरफ करना था। उन दिनों हिंदुस्तान की सरहद अबूर करना इतना मुश्किल न था जितना आजकल है। सफ़र की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। दूसरे दिन हम तीनों को हिंदुस्तान के लिए निकलना था। फिर जैसे ही हम लोग फार्म हाउस से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठे, उसी लम्हे मैंने 2 स्याह रंग की जीपों को अंदर आते हुए देखा। उन जीपों में कुल 5 लोग सवार थे। उनके चेहरों से जाहिर हो रहा था कि ये चारों कोई अच्छे लोग नहीं है। इनमें से एक आदमी को मैंने पहचान लिया। ये वही आदमी था जो उस दिन होटल में उस आदमी हाशिम से मिलने आया था, जिसको प्रोफेसर ने मार दिया था। हाशिम ने इसका नाम सनी कहकर पुकारा था। उन दोनों की जीप ने कार के गिर्द घेरा डाल लिया। सबसे आगे बैठा हुआ शख्स नीचे उतरा। उसको देखकर ना जाने क्यों मुझे झुरझुरी सी आ गई। ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत खौफनाक आदमी मेरे सामने चला रहा है। वो शख्स रंगत के एतबार से सफ़ेद फाम था। उसकी छोटी छोटी नीली आंखों में हद दर्जा शर और खबासत नजर आती थी। उसने स्याह रंग की जीन्स और वाइट शर्ट पहन रखी थी। उसके होंठों में दबा हुआ सिगार उसकी शख्सियत को खतरनाक बना रहा था। बाकी लोग जीपों में ही बैठे रहे। उसको देखकर प्रोफेसर जीप से बाहर निकल आया। उसके साथ उसके आदमी भी थे, जिन्होंने आते ही हम पर पिस्तौलें तान ली। हमारा नाम कार्लोस है, रॉबर्ट कार्लोस। तुम हमारा आदमी का मर्डर करके अकेला खजाना की तलाश में नहीं जा सकता, रॉबर्ट कार्लोस ने आते ही प्रोफेसर को मुखातिब करते हुए कहा। कौन हो तुम? इससे कबल के प्रोफेसर कोई जवाब देता मैं बोल पड़ा। मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, मैन, तुम हमको जानता नहीं। हम इंटरनेशनल स्मगलर्स हैं जो पूरी दुनिया में स्मगलिंग करके पैसा कमाता है। हम तीनों में से किसी ने कोई जवाब ना दिया। ना जाने कितने लम्हात गुजर गए। हम तीनों एक दूसरे को ही देख रहे थे कि फिर प्रोफेसर ने कार्लोस की तरफ देखा और भराई हुई आवाज़ में पूछा, तुम चाहते क्या हो? प्रोफेसर की बात पर कार्लोस ने कहका लगाया और बोला, देखो मैन, तुम हमारा आदमी को मारा, इसलिए हम भी उस खजाने के लिए तुम्हारे साथ चलेगा और सारा खजाना हम रखेगा। तो फिर तुम हमको गोली मार दो, ये तुम्हारे लिए आसान होगा, मगर खजाना होगा तो आधा तुम्हारा आधा हमारा, प्रोफेसर ने मुस्कुरा कर कहा। प्रोफेसर की बात सुनकर कार्लोस चंद लम्हात खामोश हो गया। फिर कुछ सोच कर बोला, डन मैन, नो फ्रॉड, नो चीटिंग। तारीख वादी का सफ़र निहायत ही खतरनाक और याद रह जाने वाला सफ़र साबित हुआ। हम सफ़र में 8 लोग थे, कार्लोस और उसके 4 आदमी, और मैं, प्रोफेसर जायसवाल और प्रोफेसर इस्फहानी। हमारा पहला पड़ाव फिजारो में हुआ था। फिजारो पहाड़ों के आगाज़ पर बनाया जाने वाला एक छोटा मगर साफ सुथरा मोटेल था। इसमें इस वक्त भी लोगों का हजूम नजर आ रहा था। फिजारों में क्याम करने वालों की तादाद ज़्यादातर उन लोगों की थी जो इन पहाड़ों पर चढ़ना चाहते थे, क्योंकि इन बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान किसी गार में हिंदुओं का एक कदीम मंदिर था, जिसके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर थीं। कहा जाता था कि रात के 2 बजते ही उस मंदिर में किसी देवी का ज़हूर होता है, जो उस मंदिर में क्याम पजीर ज़ायरीन की हर दिली तमन्ना पूरी करती थी। ये सारी बातें मुझे प्रोफेसर जायसवाल ने बताई थीं। चूंकि वो खुद भी हिंदुओं की ईदे से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए इन सब बातों को मानता था। लेकिन हमारी नज़रों में ये सारी बातें महज मन घड़त थीं। इन पहाड़ों पर चढ़ने के 2 रास्ते थे।
एक रास्ता तो उस मंदिर की तरफ जाता था और दूसरे रास्ते पर अजीबो हौलनाक दास्तानें वाबस्ता थीं। मंदिर की तरफ जाने वाले लोग तो मंदिर की तरफ जाते थे, लेकिन जो लोग एडवेंचर के शौकीन होते वो दूसरे रास्ते को चुनते। लेकिन इसके दूसरी तरफ एक निहायत घना और खौफनाक जंगल था, जिससे वाबस्ता दास्तानें निहायत खौफनाक थी। कहा जाता था कि इन जंगलों में आदमखोर कबाइल बसते हैं, जो कि इंसानों को चट करने में ज़रा भी देर नहीं करते। जंगल में इंतहाई खतरनाक जानवर मौजूद थे। हुकूमत की काफ़ी टीमें इन जंगलात में गई, मगर वापस ना आ सकी। इस जंगल तक जाने के लिए खतरनाक और जानलेवा पहाड़ी तकोनी दड़ाड़ को अबूर करना पड़ता था, जिसके बाद ही इस जंगल में दाखिल हुआ जा सकता था। हमने वहां से कुछ मजदूर लेने की कोशिश की, लेकिन जब मजदूरों को पता चला कि हम उस दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, जिसे उर्फ आम में मौत का रास्ता भी कहा जाता है, तो उन्होंने साथ जाने से इनकार कर दिया। खैर, हमने उन पहाड़ों में सफ़र करने के लिए खच्चरों का इंतज़ाम कर लिया, जो कि बआसानी मिल जाते थे। वहाँ के मुकामी लोग मंदिर का दर्शन करने वाले ज़ायरीन को बआसानी किराए पर दे दिया करते थे, जिससे उनका गुजर बसर बआसानी हो जाया करता था। हमने अपने अपने खच्चरों के साथ छोलदारी भी रख ली थी, ताकि जंगल में रात बआसानी गुजार सकें, और बैगों में बहुत सा खाने पीने का सामान भी मौजूद था। मैं, प्रोफेसर जसवाल और प्रोफेसर इस्फहानी आगे आगे थे, कार्लोस और उसके साथी पीछे पीछे। हम सारे पहाड़ी चढ़ाई के ऊपर चढ़ रहे थे। गर्मी शदीद थी। चंद ही मिनटों में मेरा पसीने से हाल बुरा हो गया। जिंदगी में कभी भी इस कदर मुश्किल और ख़तरनाक एडवेंचर कभी नहीं किया था, जबकि प्रोफेसर की हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गर्मी से बेहाल हो गया। जसवाल ज़रूर गर्मी से परेशान नजर आ रहा था, उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गर्मी से परेशान मुझे कार्लोस नजर आया। मैंने अपने बैग से थर्मस निकाला और पानी पीना शुरू कर दिया। पानी के 2 घूंट ने मुझे काफ़ी तवानाई बख्शी थी। प्रोफेसर कार्लोस, कहीं खजाना मिलने के बाद हमको मार तो नहीं देगा? मैंने तशवीश से पूछा। मुमकिन है। अगर हम उसको अपने साथ ना ले जाते तो ये हमको उसी जगह मार देता। वक्त का तकाजा तो यही कहता है कि अभी इसको अपने साथ रखो, बाद में सोचेंगे। इस्फहानी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मौत करीब आ गई है। जायसवाल ने प्रोफेसर को मुखातिब किया। क्यों, क्या हुआ? प्रोफेसर ने कहा। प्रोफेसर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जायसवाल ने कांपते हुए कहा। क्या हो गया प्रोफेसर? प्रोफेसर इस्फहानी हंसकर बोला। तुम तो जानते हो मैं बीमार हूं और मेडिसिन पर जिंदा हूं, वरना डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। क्या हो गया प्रोफेसर आपको? मैंने फ़ौरन ही प्रोफेसर इस्फहानी के बोलने से कबल अपना सवाल पूछ लिया। मुझे कैंसर है। सिर्फ मेडिसिन ही मेरी मौत के वक्त को बढ़ा देती है। आबे हयात में नहाक कर ही मैं अपनी बीमारी से निजात पा सकता हूँ, प्रोफेसर जायसवाल ने आसमान की जानिब देखकर कहा। प्रोफेसर जायसवाल की बात सुनकर मैं चौंक गया। अचानक मुझे याद आया कि प्रोफेसर ने अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार मेरे सामने किया था। तो ये वही ख्वाहिश थी, लेकिन मेरे मिल जाने से इस ख्वाहिश का ताल्लुक मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे सफ़र में रखने का उनका क्या मकसद था, ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने प्रोफेसर इस्फहानी की तरफ देखा, जो हम दोनों की बातों से लाताल्लुक आगे चला जा रहा था। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि प्रोफेसर ने हमारी बातों से जानबूझकर लाताल्लुकी इख्तियार की है। अचानक मैंने देखा कि कार्लोस ने अपने खच्चर आगे लाकर प्रोफेसर की सिमत कर दिया। अब कार्लोस ने प्रोफेसर से बातें शुरू कर दी हैं। ना जाने उन दोनों में क्या गुफ्तगू चल रही थी, लेकिन एक बात तो मैं अच्छी तरह से जानता था कि प्रोफेसर वक्त आने पर कार्लोस से भी धोखा करेगा। जिस तरह उसने उसके 3 साथियों को मौत दी थी, इसी तरह कार्लोस को भी मारेगा। काफ़ी सफ़र के बाद हम लोग एक पहाड़ी दरार के सामने खड़े थे। प्रोफेसर और कार्लोस के साथियों के चेहरों पर थकन वगैरह के आसार कुछ ना थे, लेकिन मैं और जायसवाल बहुत थक चुके थे। जायसवाल थोड़ी देर के बाद हाँफने लगता। पहाड़ी दराड़ निहायत लंबी और तखोनी शक्ल की थी, जिसमें से एक वक्त में एक ही इंसान गुजर सकता था। हैरत अंगेज बात यह थी कि इस दराड़ की चट्टानों का रंग स्याह था और इन चट्टानों पर कोई घास फूस भी नहीं उगी हुई थी, जबकि आसपास के दूसरे पहाड़ों की चट्टानें या तो ग्रे कलर की थीं या फिर पीली। यह चीज़ काफ़ी हैरत अंगेज थी। एक अजीब बात यह थी कि दराड़ के सामने खड़े होकर एक अजीब सी नहूसत का एहसास होता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बहुत ही मनहूस जगह के सामने खड़े हों। मैं दूसरों का क्या अहवाल बयान करूं, अलबत्ता मेरे दिल की यही कैफियत थी। प्रोफेसर ने अपने बैग से नक्शा निकालकर अपनी गोद में फैला लिया। मैं फ़ौरन ही आगे बढ़ाया। कार्लोस भी आगे आ गया, उसके दूसरे साथी पीछे ही थे। प्रोफेसर बगौर इस नक्शे को देख रहा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस नक्शे का मुतालिया कैसे किया जाएगा। इस नक्शे की रूह से ये तकोनी दराड़ तारीक वादी में दाखिल होने का पहला रास्ता है, प्रोफेसर ने मुस्कुरा कर कहा। फर्स्ट वे मतलब तुम क्या कहना चाहता है प्रोफेसर? कार्लोस ने उर्दू और इंग्लिश को मिक्स करते हुए जवाब दिया। यह पहला रास्ता है। असल रास्ता इन्हीं जंगलात में से ही मिलेगा। हमको एक पुरस्कार झील तलाशनी है, जिसका पानी गोल्डन कलर का है। उस झील से हम तारीक वादी में दाखिल हो सकते हैं। कार्लोस ने कोई जवाब न दिया। हम लोग एक एक करके उस दराड़ में दाखिल होंगे। सबसे पहले जुबैर इस दराड़ में दाखिल होगा, प्रोफेसर ने मुस्कुरा कर कहा। मैंने चौंक कर कहा। जी आप, प्रोफेसर मुस्कुराया। नाचार मैंने उस दराड़ में कदम रख दिया। मैं नहीं जानता था कि तारीक वादी का ये सफ़र
मेरी जिंदगी का एक आगाज़ कर है जो कि कश्तो खून से भरा होगा। अगर मुझे इल्म होता तो शायद मैं दड़ाड़ में कदम न रखता, मगर मेरी तो तकदीर में यही चीज़ लिख दी गई थी। दड़ाड़ में इतनी जगह थी कि एक खच्चर के समेत दाखिल हुआ जा सकता था। दड़ाड़ की दूसरी सिमत अंधेरा था और दड़ाड़ काफ़ी तवील थी। एक हैरत अंगेज़ बात यह थी कि दड़ाड़ में कदम रखते ही शदीद किस्म की सर्दी से सामना हुआ। अंधेरे के सबब मैंने फ़ौरन ही टॉर्च रोशन कर ली, जो कि मैं इस दड़ाड़ में लेकर दाखिल हुआ था। रोशनी का एक नन्हा सा दायरा गनीमत साबित हुआ। हर कदम के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जाता। दड़ाड़ इतनी तंग थी कि चलने में दुश्वारी का सामना था। अचानक मेरे कानों में हल्की सरगोशी की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ जा रहे हो ज़ुबैर? ये रास्ता मौत का रास्ता है, मंदिर वाला रास्ता ज़्यादा आसान था। वो आवाज़ किसी लड़की की थी और नहायत ही खूबसूरत थी। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर मुझे अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई ना दिया। तो मुझे देख नहीं सकते ज़ुबैर? पुरस्कार और खूबसूरत आवाज़ मेरे कानों से टकराई। ये बात मेरे लिए काफ़ी हैरत अंगेज़ और खौफनाक थी। कौन हो तुम? मैंने डरते हुए पूछा। अपने लहजे की कपकपी मैंने खुद भी महसूस की थी। एक बात बताऊं, ये प्रोफेसर ज़रूर तुमको धोखा देगा, उसने मेरा सवाल सिरे से नज़रअंदाज करते हुए कहा। कैसे? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। जवाबन मैंने एक हल्का सा कह कहा सुना। तुम इतना डरो मत, यकीन करो, कामयाबी सिर्फ तुम्हारे ही कदम चूमेगी, बाकियों को सिर्फ मौत मिलेगी। मैं ही क्यों, मौत तो मुझे भी मिल सकती है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जवाबन खामोशी रही। वही सरगोशी मुझे फिर सुनाई नहीं दी। फिर टॉर्च की रोशनी में मुझे दराड़ का दूसरा धाना दिखाई दिया। फिर जल्द ही मैं दराड़ के बाहर था। मेरे सामने एक तवील और घना जंगल था, जिसमें गुंजान शाखों वाले ऊंचे ऊंचे दरख्तों के झुंड चारों तरफ फैले हुए थे। दरख्त इस कदर गुंजान थे कि धूप भी अंदर नहीं जा रही थी। मैं हैरत ज़दा नज़रों से खड़ा चारों तरफ देख रहा था। फिर दराड़ से मुझे प्रोफेसर दिखाई दिया। इसके थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरे साथी भी बाहर आने लगे। प्रोफेसर बुद्ध की तरह उस अजीम शान जंगल को देख रहा था। जंगल निहायत ही खूबसूरत मालूम हो रहा था। बड़े बड़े ऊंचे गुंजान शाखों वाले दरख्त, जिनकी शाखें ज़मीन को छू रही थीं। शानदार, प्रोफेसर बुड़बुड़ाया। प्रोफेसर, क्या हमको इस जंगल में से गुजरना होगा? मैंने कहा। बिल्कुल, यही जंगल हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन यह मौत का जंगल है। जो बचा वो ज़रूर उस झील को तलाश कर लेगा। मौत का जंगल मतलब? जायसवाल ने कहा। प्यारे, यह जंगल गौमेला, कबीले के पुरस्कार लोगों की आमाज गए। अगर हम उनके हाथ लग गए तो मौत पक्की है, प्रोफेसर ने कहा। ये कौन लोग होटा? कार्लोस ने कहा। जंगली, वैशी, इंसानी गोश्त के शौकीन, प्रोफेसर ने लापरवाही से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर कार्लोस के साथियों के चेहरों पर वहशत नजर आने लगी, जबकि सनी के चेहरे पर ज्यादा घबराहट के आसार थे। कार्लोस के एक साथी का नाम सनी था। सनी ने कार्लोस को देखकर अंग्रेजी में कुछ कहा, जिसको सुनकर कार्लोस के चेहरे पर दुरुस्ती के आसार नजर आने लगे। फिर वह सख्ती से उनसे इंग्लिश में कुछ कहने लगा। उसके अंदाज से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने साथियों को कायल करने की कोशिश कर रहा हो। ये क्या कह रहे हो प्रोफेसर? मैंने हैरत से पूछा। जवाबन प्रोफेसर मुस्कुराया। कार्लोस के साथी डर गए हैं और जंगल में नहीं जाना चाहते, इसलिए कार्लोस नाराज हो रहा है। अचानक मैंने कार्लोस के चेहरे पर नरमी के आसार पैदा होते देखे। उसकी बात करने का अंदाज भी नरम नजर आने लगा, लेकिन उसके साथी बदस्तूर डरे हुए नजर आ रहे थे। कार्लोस अपने साथियों को लालच देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो जाना चाहते हैं, प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा। अचानक मैंने देखा कि कार्लोस ने अपने कोट की जेब से एक छोटा सा रिवॉल्वर निकाल लिया। फिर रिवॉल्वर से गोली चली और कार्लोस का एक साथी जमीन बोस हो गया। मैंने देखा कि कार्लोस के दूसरे साथियों के चेहरों पर खौफ नजर आने लगा, लेकिन सनी के चेहरे पर खौफ की जगह हकारत नजर आई। गालिबन उसको कार्लोस का ये अमल बिल्कुल पसंद नहीं आया था। कार्लोस ने लाश की तरफ एक नज़र देखा और फिर हमारी तरफ मुड़ गया। यह तुमने क्या किया? मैंने कार्लोस को नफरत भरी नज़रों से घूरते हुए कहा। कार्लोस को इनकार पसंद नहीं है। कार्लोस का लहजा सर्द था। उसके लहजे में इस कदर सफाकी थी कि एक पल के लिए मैं भी कांप कर रह गया। ये दरिंदगी देखकर प्रोफेसर भी परेशान हो गया। हम सातों ने अपने अपने बैग कंधों पर डाले और पैदल ही जंगल से मुल्हिक उस पगडंडी पर चल पड़े जो हम लोगों को उस जंगल में ले जाती। अपने खच्चर हमने उसी जगह छोड़ दिए और बोझ अपने अपने कंधों पर लाद लिया। धूप अब कम हो चली थी। हम आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर जा रहे थे। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। हमारी तबीयत मकदर हो चुकी थी। अब हम पैदल चल रहे थे। हम ज्यादा दूर नहीं गए होंगे कि अचानक मैंने अपने दाहिने हाथ पर एक स्याह रंग का तेंदुआ देखा, जो कि एक दरख्त के अकब से नमूदार हुआ था। तेंदुआ? प्रोफेसर जायसवाल ने कांपते हुए कहा। तेंदुआ अपनी लाल सुरख आंखों से हमारी तरफ देख रहा था। हम सब साकित और जामद पत्थर के बुतों की तरह खड़े उसको देख रहे थे। क्या ख्याल है इस्फहानी, यह हम सबको खा तो नहीं जाएगा? जायसवाल ने कांपते हुए कहा। करीब जाकर पूछ लो, पता लग जाएगा, प्रोफेसर का जवाब था। प्रोफेसर का जवाब सुनकर जायसवाल का मुंह बन गया। कोई अपनी जगह से हिले मत। यह दरिंदा उस वक्त तक कुछ नहीं करेगा जब तक इसको खतरा महसूस ना हो, प्रोफेसर ने बुलंद आवाज से कहा। हम सब अपनी जगह पत्थरों की तरह साकित और जामद रह गए। वो जंगली दरिंदा थोड़ी देर तक हमको देखता रहा, फिर पलटकर भाग खड़ा हुआ।
स्ट्रेंज, अगर ये हमला कर देता तो? कार्लोस के लहजे में कपकपी वाज़ेह थी। तो हम मर जाते, प्रोफेसर ने लापरवाही से जवाब दिया। कार्लोस ने कोई जवाब ना दिया। उसके चेहरे के तासुरात अजीब से हो गए थे। शाम होने को थी। वैसे भी जंगल के अंदर दिन और रात का पता ही नहीं चल रहा था। हम बस आगे ही बढ़ रहे थे।